नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जातक का विवाह कब होता है। कुंडली के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार जातक का विवाह कब होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मेष लग्न की कुंडली, यानी यहाँ पे 1 नंबर लिखा है पहले घर में, लग्न में 1 नंबर यानी मेष राशि। आपकी कुंडली में कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, उस राशि यानी उस लग्न की आपकी कुंडली हुई। दोस्तों, विवाह में सबसे जो महत्वपूर्ण घर जो होता है, भाव जो होता है लग्न कुंडली में, वो 7वां घर होता है। तो लग्न से अगर सात काउंट करें तो कहाँ जाएगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 7 नंबर लिखा है यानी तुला राशि हुई। यहाँ पे आपकी कुंडली में 6 पे लिखा जा सकता है 4। आपकी कुंडली में जो कोई भी नंबर लिखा हो वो राशि बनी, और उसके स्वामी ग्रह यानी यहाँ पे तुला राशि है, अगर 7 नंबर की राशि है तो इसके स्वामी हुए शुक्र। तो शुक्र की पोजीशन और शुक्र की महादशा और अंतरदशा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस जातक की कुंडली में। विवाह कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन सी राशि के स्वामी कौन होते हैं, तो आप अपनी कुंडली में भी मिला के देख सकते हैं दोस्तों। 1 यानी मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल। 2 यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र। 3 मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध। 4 यानी कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। 5 यानी सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य। 6 यानी बुध, 6 यानी कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। 7 यानी तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र। 8 यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। 9 यानी धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु। 10 यानी मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि। 11 यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि। 12 यानी मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु। तो आपको देखना है कि आपके इस घर में, 7वें घर में कौन सी राशि बैठी है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है उस राशि के स्वामी। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन है। और आपको दूसरा काम जो करना है वो आप देखिए अपनी कि महादशा आपकी किस ग्रह की चल रही है। अगर महादशा आपके इस भाव में बैठी राशि के स्वामी की चल रही है और आप विवाह के उम्र के हैं, यानी आप 20 साल से 18 साल से ऊपर हैं, और आपको अगर विवाह करने का योग आ गया है ज्योतिष के अनुसार, कुंडली के अनुसार, उस आप एज में हैं, आप उस उम्र में हैं, तो अगर आपकी उस यहाँ की राशि के स्वामी ग्रह की कुंडली में महादशा चल रही हो तो आपका विवाह होना तय मानिए उस कालखंड में। अब मान लीजिए कि वो उस ग्रह की महादशा निकल गई हो या बहुत दिन बाद आने वाली हो, तो क्या होगा? तो विवाह कब होगा भाई? तो दोस्तों, आपको अगर तब देखना होगा कि आपकी जो महादशा किस ग्रह की चल रही है, और देखना होगा कि उसमें अंतरदशा क्या इस घर में बैठे राशि के स्वामी की अंतरदशा आ रही है, चल रही है या निकल गई है। अगर दोस्तों आपकी अंतरदशा इस घर में बैठे राशि के स्वामी की आने वाली है तो, और आप विवाह के उम्र के हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि उस कालखंड में, उस अंतरदशा के कालखंड में आपका विवाह तय होना तय मानिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो देखते हैं कि जनरली मतलब आपकी कुंडली में कारक ग्रह कौन होते हैं। हम सब की कुंडली में, पुरुषों में और महिलाओं में, पुरुषों में जो शुक्र ग्रह हैं वो विवाह के कारक माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको शुक्र देव की पोजीशन ज़रूर देखनी चाहिए कुंडली में। उनकी अंतरदशा महादशा चल रही है, कब आने वाली है ये देखना चाहिए। शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपको देखना चाहिए। और अगर वही बात करें महिलाओं की, महिलाओं में हम बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को देखते हैं कि वो कारक होते हैं महिलाओं के कुंडली में विवाह के। तो गुरु ग्रह की अंतरदशा महादशा कब आ रही है, और या तो फिर गोचर में। दोस्तों, गोचर में भी हमें देखना पड़ेगा कि आपके 7वें घर के स्वामी गोचर में उनकी क्या परिस्थिति, क्या स्थिति चल रही है। गोचर दोस्तों हम देखते हैं चंद्रमा से। दोस्तों, आप सब भी देखते होंगे, आप अपनी जो दैनिक राशिफल देखते हैं वो आप गोचर से ही देखा जाता है दोस्तों। जो आप अपनी रोज़मर्रा की दैनिक राशिफल देखते हैं तो वो गोचर से देखा जाता है दोस्तों।
तो चंद्रमा से गोचर देखा जाता है और वहाँ आप को देखना होगा कि आपके सातवें घर के स्वामी ग्रह की स्थिति क्या है, किस राशि में चल रहे हैं। अगर गोचर में भी, मान लीजिए ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ 7 नंबर है, तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र और गोचर में भी अगर वो तुला राशि में चल रहे हों तो जातक का उस कालखंड में विवाह होना तय मानिए, अगर वो विवाह की उम्र का है तो। दोस्तों अगर वो चंद्रमा से भी आपके सातवें घर में शुक्र, यानी इस घर के स्वामी, ये 7वीं नंबर है, इस घर के स्वामी गोचर में भी अगर चंद्रमा से गिनने पर 7वें नंबर पे उनकी स्थिति बन रही है तो दोस्तों उस कालखंड में भी विवाह हो सकता है। इसी प्रकार आप महिलाओं में भी देख सकते हैं और पुरुषों में भी देख सकते हैं कारक ग्रह शुक्र और बृहस्पति के बारे में। और दोस्तों दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि आपकी नवमांश, यानी कि अगर यहाँ से आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपका विवाह कब होगा या देरी हो रही है आपको विवाह में, आपका विवाह बहुत मुश्किल से तय हो रहा है या नहीं तय हो पा रहा है, तो दोस्तों मुश्किलें आ रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके नवमांश कुंडली की स्थिति क्या बन रही है। दोस्तों ये तो होती है लग्न कुंडली। अब लग्न कुंडली के अलावा एक कुंडली होती है आपकी कुंडली में, नवमांश कुंडली। तो दोस्तों ये नवमांश कुंडली है। ये अगर जातक, आप सबके जातक, हर जातक की कुंडली में नवमांश कुंडली भी होती है। दोस्तों यहाँ पे ये मिथुन राशि हुई, मैंने ऐसे ही जनरलाइज एग्जांपल ले लिया है, आपके नवमांश कुंडली में कोई भी नंबर हो सकता है। दोस्तों नवमांश कुंडली में भी आपको क्या देखना है कि आपके ये 7वां घर, यहाँ पे कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कौन बनते हैं और उनकी महादशा अंतर्दशा कब आ रही है, उस कालखंड में आपका विवाह होना तय मानिए। अगर आपकी लग्न कुंडली से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, जातक का विवाह लेट हो रहा है या बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो हम नवमांश कुंडली को भी देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि जातक का विवाह कब होगा। वही बात है दोस्तों, आइए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, लग्न आपकी वृषभ हुई, तो यहाँ 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 7वें घर में क्या राशि बनेगी दोस्तों, 8। अब 8वें घर के स्वामी देख लीजिए यहाँ से कौन है दोस्तों, वृश्चिक राशि हुई, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। अब मंगल की स्थिति आपको अपनी कुंडली में देखनी होगी कि आपकी महादशा अंतर्दशा मंगल की क्या आ रही है, आने वाली है, तो ये ज़रूर देखें दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि किस कालखंड में आपका विवाह होगा। वैसे ही मैं नवमांश में भी बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 3 नंबर लिखा है, मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, 7 यानी तुला लग्न, ये नवमांश कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से गिनते हैं तो 7 8 9 10 11 12 1, अब 1 यानी मेष। अब मेष के भी स्वामी कौन हुए, मंगल हुए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 1 नंबर है, 1 नंबर के स्वामी मंगल। अब मंगल की महादशा अंतर्दशा आपको देखनी पड़ेगी कुंडली में, जातक की कुंडली में, कि कब आ रही है, निकल गई है, आने वाली है, चल रही है, तो उस कालखंड में विवाह जातक का हो सकता है। दोस्तों विवाह में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जातक का विवाह कब होगा, कैसे होगा, लेकिन किस कालखंड में होगा, कब होगा, वो आप महादशा और अंतर्दशा से जान सकते हैं। और अगर बहुत लेट हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि कहीं क्या 7वें घर का स्वामी कहीं दुस्थान हाउसेस में तो नहीं बैठा है, यानी कि बहुत गलत होकर तो नहीं बैठा है। अगर मान लीजिए यहाँ ये आपके 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर के स्वामी कौन हुए दोस्तों, चंद्र। मान लीजिए चंद्र जाके आपके 12वें घर में, यानी यहाँ पे बैठ गए, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि दोस्ताना हाउसेस में, यानी कि 6 8 12 में अगर 7वें घर का स्वामी बैठ जाए तो विवाह में हो सकता है कि आपको दिक्कत दे। ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नवमांश कुंडली फिर हम देखेंगे कि अगर आपके 7वें घर के स्वामी 6 8 12 में बैठ गए हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं होती दोस्तों, आपका विवाह बहुत अच्छे से होगा। बस देखने वाली बात ये हो जाती है कि नवमांश में उस ग्रह की पोजीशन क्या है, ग्रह का बलाबल क्या है। दोस्तों एक और चीज़ देखना पड़ता है विवाह, अगर आप देखना चाहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, तो दोस्तों 7वें घर का स्वामी ग्रह जो है वो कितनी डिग्री में आपकी कुंडली में बैठा है, कितना बलाबल लेके बैठा है, क्या वो नीच का है, उच्च का है, अपनी स्वयं की राशि में है, मित्र की राशि में है।
दोस्तों मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर के स्वामी कौन होते हैं दोस्तों? यहाँ से देख लीजिए आप, शनि। अब शनि जो है, मान लीजिए यहाँ पे 11 अपनी स्वयं की राशि में अगर यहीं पे बैठ गए, सातवें घर के स्वामी सातवें घर में बैठ गए, तो दोस्तों आपको क्या इससे पता चलता है दोस्तों? कि शनि की ही महादशा या अंतरदशा में जातक का विवाह होगा। शनि अपना जो कारकत्व है, अपना जो उनका नेचर है, वो आपके विवाह में वो छाप वो छोड़ेंगे। ऐसे ही आपको हर राशि के स्वामी की यहाँ पे सातवें घर में पोजीशन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर 11 नंबर लिखा है, शनि अगर मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए, यहाँ के स्वामी सातवें घर के स्वामी 8वीं है, ये फिर अच्छा घर नहीं माना जाता है दोस्तों, तो विवाह में दिक्कत करेंगे। और अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे ये 12 नंबर हुआ, यानी गुरुदेव की बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में शनिदेव यहाँ पे बैठेंगे। तो फिर हमें देखना पड़ेगा इनकी डिग्री। अगर मान लीजिए इनकी डिग्री 4 है, तो दोस्तों ये उतना बल नहीं प्राप्त कर पाए हैं आपकी कुंडली में, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? नवमांश देखना पड़ेगा। यही दोस्तों अगर 12 से 18 डिग्री की आपकी सातवें घर के स्वामी की डिग्री है, बलाबल है, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका बलाबल है और ये अपने महादशा अंतरदशा में आपका विवाह कराएंगे ही कराएंगे। नहीं तो फिर ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये चीज़ें आपके में नहीं है लग्न कुंडली में, तो क्या होगा दोस्तों? फिर हम देखते हैं यहाँ पे आपकी नवमांश कुंडली। अब नवमांश कुंडली में भी फिर वही चीज़ देखेंगे, और एक और चीज़ देखेंगे कि लग्न कुंडली के जो सातवें घर के आपके स्वामी हैं, उनकी पोजीशन स्थिति आपके नवमांश में क्या बनती है। नवमांश के सातवें घर की पोजीशन और महादशा अंतरदशा विंशोत्तरी से तो आप देखेंगे ही, लेकिन आपकी जो लग्न कुंडली के सातवें घर के स्वामी हैं, नवमांश में कहाँ बैठे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, और नवमांश के सातवें घर के जो ग्रह स्वामी हैं, उनकी पोजीशन क्या है। तो दोस्तों इसी से हम जान पाएंगे कि आपका विवाह कब होगा, कैसे होगा और किस कालखंड में होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए, आप सबके लिए ज्योतिष पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। तो दोस्तों मैं आगे ये भी सोच रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि अरेंज्ड मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, तो दोस्तों मैं ये भी इसके अभी वीडियो बना के आगे अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपने राय दें। धन्यवाद।